Namaskar and welcome to Curiously Education. You're watching the Hindu Analysis by प्रशांत मावानी. आज 24 नवंबर 2022 है दोस्तों. आप में से बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ने curiously@gmail.com पर अपने जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन द सेंस के जो प्रिपरेशन को लेकर इश्यूज होते हैं ना, कई बार डीमोटिवेशन फील होता है, कई बार टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, कई बार फोकस नहीं हो पा रहा है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल लिखे हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैंने एक वॉइस नोट, पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड वॉइस नोट जो है वो सेंड किया है, उनका नाम लेकर सेंड किया है. तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करने की कोशिश की है. तो आपके भी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन फील फ्री एंड राइट इट टू मी. राइट, ये है ईमेल एड्रेस. ओके, आज हमारे टेबल पर दो आर्टिकल्स जो हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, आपको पता होगा ही, आई एम अज्यूमिंग कि जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, तो इसके 3 कमिश्नर्स होते हैं. जो टॉप होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, और दूसरे 2 जो होते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स. तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये एक मैटर को सुन रही है, और ये जो मैटर है इट्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी आ गए, और अब बात ये हो रही है कि एक न्यूट्रल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करने वाली जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट हो. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, या फिर इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, और अगर इलेक्शंस ही फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती, इज़न्ट इट. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी जनरल जो रेपुटेशन रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं. तो हमारे देश में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके पावर्स और उनकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी प्रतिष्ठित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगे हैं. बहुत बार मीडिया में ऐसी बातें भी आती हैं कि रूलिंग पार्टी जो हैं उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाता है. तो एज ए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन चलाता है? वो लोग चलाते हैं, इंसान चलाते हैं, इज़न्ट इट. उनके जो टॉप चीफ्स होते हैं उनके डिसीजंस जो हैं वो अगर न्यूट्रल रहेंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल हो जाएगा. अगर वो किसी के पक्ष में थोड़े बहुत भी झुके हुए हैं तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर पर हमें नज़र आती है. तो कोर्ट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं उसको इंडिपेंडेंट, और ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो है वो बनाया जाए, और उसके लिए वी नीड के कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी. ये एक क्वेश्चन है, इस पर बातचीत अभी हो रही है कि जो कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, तो उनको अपॉइंट करने के लिए जो एक बॉडी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. अभी क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो हैं, यानी कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी द इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो ये 3 जो मैंने आपको बताया ना इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो उसमें से सबसे जो सीनियर होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं. तो बेसिकली ऐसा होता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं 2, उसमें से जो सीनियर होगा वो CEC बन जाएगा, और उसके बाद एक और व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है? इट एनविसेजेस ए पार्लियामेंट्री लॉ फॉर द पर्पस बट नो लॉ हैज बीन एनेक्टेड सो फार. कोर्ट्स अपेरेंट इंक्लाइनेशन टू डिवाइस एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म. अब कोर्ट जो है वो ये कह रही है, मीन्स आर्टिकल 3 to 4 सब आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट्री लॉ होना चाहिए इसके लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, और कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि हम एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो है वो तैयार करें. 1993 से क्या हुआ आप देखिए, ECI हैज़ बिकम ए मल्टी मेंबर बॉडी. मल्टी मेंबर बॉडी यानी कि ये जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं
और तब से ये 1993 से ये चीज़ स्टार्ट हुई कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. इट इज़ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द ईसीज दैट रिक्वायर्स स्क्रूटिनी. दूसरा कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हैं उसको लेकर स्क्रूटिनी की ज़रूरत है और ख़ास करके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है. अब इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो नहीं मिलती है. ओनली सीईसी हैज़ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नॉट ईसीज. इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं तो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है. लेकिन अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है उतनी टफ प्रोसेस है उनको हटाने के लिए, राइट. तो उनको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता. विम्स एंड फैंसीज यानी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर सोचे या फिर प्रेसिडेंट के माध्यम से करवाया जाता है तो प्रेसिडेंट जब भी चाहे तब उनको हटा नहीं सकते. पूरी एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है. लेकिन अगर उनकी जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी दी जाए इन द सेंस के अब सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि 65 की एज तक एक व्यक्ति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम कर सकता है. लेकिन अगर आप किसी को 63 की एज पर वहाँ पर बिठाओगे तो 2 साल के बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे, तो 5 साल उनके कंप्लीट नहीं होंगे. तो ये एक कंसर्न है. इसी विषय को और डिस्कस करेंगे दूसरे आर्टिकल में. आगे बढ़े उससे पहले वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ. मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो एक लड़ाई है इसको डेमोक्रेटिक बना देता है. यानी कि मैं आप हम सब छोटे बड़े स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें. मेकिंग ए हाउस कॉल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. द बेंच सजेस्टेड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन द अपॉइंटमेंट कमिटी वुड बी अप्रोप्रिएट. कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जाए तो उसमें सीजेआई जो है उनको ऐड किया जाए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काउंटर क्वेश्चन पूछा है कि जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो कितना सही रहेगा. और सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन यानी कि जुडिशरी के पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के अपने पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स के अपने पावर हैं, तो ये एक दूसरे के को ब्रीच ना करें. लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी में दखल अंदाजी नहीं देता, तो वैसे ही सरकार का कहना यह है कि यहाँ पर जुडिशरी जो है उनकी दखल अंदाजी थोड़ी ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी. ऐसा एक प्रकार का उनका काउंटर क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं. The shift towards a bipartisan consultative appointment process would be desirable. एक ऐसी bipartisan यानी कि एक तरफी ऐसा ना हो, राइट, किसी के प्रति झुकाव ना हो. What we need is कि हमें impartial तरीके से कंसल्टेशन के माध्यम से हमें अगर हम अपॉइंटमेंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा. सीवीसी एक्ट 2003 का जो है तो इसमें क्या होता है कि एक कमेटी होती है और इस कमेटी में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हैं. ये 3 मिलकर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं. तो यहाँ पर एक बैलेंस आ जाता है, राइट. लेजिस्लेचर की तरफ से अगर आप देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जुडिशरी की तरफ से सीजेआई है और एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं, लोकपाल बॉडी की अपॉइंटमेंट जो है वो भी इसी प्रकार से ये 3 लोगों के द्वारा की जाती है. और एनजेएसी एक्ट 2014 में जिसको कोश किया गया था, 2015 में इसको कोश किया गया, लेकिन एनजेएसी एक्ट ऑफ 2014 जो है 1 साल के बाद इसको कोश किया गया. तो इसमें एनजेएसी में ऐसा था कि 2 एमिनेंट पर्सन्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना था. तो ये जो सिलेक्शन है ये भी ये 3 सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा करवाया जाता था एज पर द लॉ. अब तो एनजेएसी कभी हुआ ही नहीं, बट उसमें भी यही सिस्टम थी. So as can be seen, governments under 3 different prime ministers converged on a bipartisan model for key appointments, right? कि अलग-अलग 3, अब देखिए जो 3 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो उन्होंने इसी मॉडल को फॉलो किया व्हेन इट कम्स टू सीबीआई, लोकपाल, एनजेसी के टाइम पर और सीवीसी के टाइम पर भी इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है. तो ऐसी ही चीज़ को हम ईसी के टाइम पर भी इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें तो उसमें भी यही फॉलो किया जा सकता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज CEC's इंडिपेंडेंस, राइट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं
तो उनको भी ऐसा ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली यही इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनमें से दो में से कोई एक जो है वो फ्यूचर में सीईसी बनेगा। तो उनका प्रोटेक्शन यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है, जैसे इम्पीचमेंट वाली जो मैंने बात बताई, वो चीज़ इन पर भी अप्लाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट ए कंसेंसस एंड वर्क आउट द ईसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन पार्लियामेंट। की ये पूरी चीज़ जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पार्लियामेंट में इसको डिस्कस कर लें। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो पॉइंट है वो सही है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करे, दैट विल बी बेटर, ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ऐसा इल्ज़ाम ना लगे कि आपने दखल अंदाजी की एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाए, उसमें सीजे आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाए, तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ी और पारदर्शिता से हम कर सकते हैं, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कर सकते हैं। इज राइट। द बॉर्डर्स इनसाइड टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो फिर से न्यूज़ में आने लगा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आसाम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर इशू है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और ऐसा नहीं है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और आसाम, मेघालय, यहाँ पर या तो बीजेपी या फिर बीजेपी के एलाइज जो हैं वो रूल करते, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टीज़ की सरकारें, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। कांग्रेस के समय काल में भी, जब कांग्रेस डोमिनेंट था, तो उस टाइम पर भी इस प्रकार के इश्यूज हमें देखने को मिलते थे। स्टार्टिंग में जब हमारे देश में स्टेट्स की बॉर्डर्स क्रिएट की गई या फिर स्टेट्स बने, तो वो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर, भाषा और कल्चर के आधार पर ये बने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे इश्यूज पर भी हमने जो राज्य हैं उनका निर्माण किया। और वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर आज भी बहुत सारे राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो एक देश है और अलग अलग राज्य हैं, तो वी नीड टू स्टिक टुगेदर, इसलिए यही सबसे लॉजिकल चीज़ है। लेकिन ये कहना आसान है, करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। किस एक राज्य की ये डिमांड है, दूसरे राज्य की ऐसी डिमांड है, तो ये इश्यूज जो है वो होते रहे, लेकिन इसको अच्छी तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आर्टिकल 263 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो इसने एक इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया 32 ईयर्स पहले। और मीटिंग जो है इस इंटर स्टेट काउंसिल की, ये बहुत ही स्पोरेडिक होती है। स्पोरेडिक यानी कि रेगुलर नहीं है। पिछले 16 सालों के अंदर सिर्फ 2 मीटिंग्स ही हुई हैं। और जो जोनल काउंसिल्स हैं, तो सीएम्स जो हैं वो उसमें भी रेगुलरली मीट करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। हमें अलग से चाहिए कि ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसकी मीटिंग प्रॉपर तरीके से हो। दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन सॉल्व दिस इश्यूज। द मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म रिमेन्स द नेशनल इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग्स जो है यही इसका सबसे इफेक्टिव तरीका है या फिर प्लेटफॉर्म है जिस पर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी मीटिंग्स जो हैं वो हर साल होनी चाहिए। फिर इसकी जो सेक्रेटरीट होगी यानी कि इसके जो ऑफिसर्स होंगे, तो वो फिर मीटिंग जब सीएम्स ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद उनका काम जो है वो आएगा, फिर वो जो काम करेंगे वो फिर नेक्स्ट मीटिंग में काम आएगा। तो ऐसे 1 बाय 1 हम सारे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो द आंसर इज़ इंटर स्टेट काउंसिल। वर्ल्ड टू प्लंज एंड प्ले, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट AIECTA को अप्रूवल दे दिया है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है, यानी कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को हम फ्री में सामान भेजेंगे, नहीं, लेकिन ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं लगेगी ज़्यादातर चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जो है वो 90% प्लस, आई थिंक 99% या फिर 90% प्लस, मुझे थोड़ा आंकड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन 95% प्लस चीज़ें जो हैं उस पर ड्यूटी नहीं लगाएगा। और भारत जो है वो 70% जितनी चीज़ें जो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं उस पर ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं उस पर ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं लगेगी। 10 ईयर्स का इसमें टाइम दिया गया है, तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स लाइक दोनों देशों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में जैसे ट्रेड होता है वैसे ट्रेड होने लगेगा। और इंडिया और UAE के बीच में कुछ महीनों पहले की बात है, कितना
7-8 महीने हुए हैं। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA जो है 9 महीने पहले, टू बी प्रिसाइज ये रहा 9 महीने पहले ये इफेक्ट में आ गया। इसके साथ भारत बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जैसे कि ब्रिटेन है, कनाडा है। ब्रिटेन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि ऋषि सुनाक जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इस इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने बात भी की थी। इज़ इट देन वी हैव कनाडा इन द लिस्ट, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इज़राइल हैं, और अल्टीमेट एम जो है वो हमारा वो है कि यूएसए के साथ भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। और ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो G20 का एज यू नो के 1 दिसंबर से प्रेसिडेंट बन जाएगा। 1 साल के लिए हम प्रेसिडेंट रहेंगे इस G20 के। अब हम G20 सॉरी नॉट G20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके माध्यम से क्यों जाना चाहते हैं। अलग अलग पहले क्या था कि पहले भारत जो है वो जो मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं, जैसे कि CEPA हैं, RCEP हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब भारत जो है वो 1-to-1 जाना चाहता है कि इंडिया UAE, फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया ब्रिटेन, इस प्रकार से हम आगे जाना चाहते हैं। हम और ज़्यादा कस्टमाइज्ड तरीके से इन सारे देशों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इट्स यूनिक इन इटसेल्फ, क्योंकि आज से लगभग 10-12 साल पहले जापान ऐसा पहला देश बना, डेवलप्ड देश, जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन जापान और भारत के बीच में ट्रेड जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया इंडिया या फिर कंपेयर टू इंडिया यूके। तो पहली बार इतने सालों के बाद पहली बार भारत जो है वो किसी डेवलप देश के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। तो अब भारत में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज़ जो हैं उनके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, डीपली इंटीग्रेट अपने आप को करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ जब हमने अपनाई, हमारी इकोनॉमीज़ के दरवाजे हमने दुनिया के लिए खोले, तो उसके बाद भारत की तरक्की काफ़ी अच्छी हुई है। और ट्रेड ओपननेस जो है ये पर कैपिटा GDP ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि भारत को अगर डेवलप देश बनना है तो $13,000 की पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी होनी चाहिए। इतना आंकड़ा जो है वो हमें अचीव करना पड़ेगा। तो इसके लिए वी नीड टू डू मोर बिजनेस, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ हमारे जो ट्रेड कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि चाइना है, बांग्लादेश हैं, वियतनाम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं, फिर वियतनाम के साथ दूसरे ऐसे आसियान के देश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे जो ट्रेड कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इन सारे ट्रेड कॉम्पिटिटर्स के ऑलरेडी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे याद है यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच में ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हम इसमें पीछे नहीं बैठ सकते। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैराडिम जो है, तो इसमें हम ऐसे बैठ नहीं सकते। वी नीड टू एग्रेसिवली मूव अहेड। और प्रेफरेंशियल एक्सेस टू लार्ज इकोनॉमीज प्रोवाइड्स हायर एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज एंड ट्रेड मोमेंटम। प्रेफरेंशियल एक्सेस यानी कि यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि टैक्स नहीं लगता है, तो इससे क्या होता है कि हम और ज़्यादा चीज़ें इन सारे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ट्रेड का मोमेंटम जो है वो भी बढ़ेगा। और ये हमें क्यों चाहिए? हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ से आएगा डेवलपमेंट। Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics data shows that India's merchandise exports to countries and regions with which India has concluded free trade agreements have registered a growth of 20.75% in the last 5 years. ये DGCIS का डेटा ये कहता है कि जिन देशों के साथ भारत ने FTA किया है, तो पिछले 5 सालों में जो ट्रेड हैं, खास करके एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो 20.75% इंक्रीज हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। एडिशनली India's exports to ASEAN have witnessed an increase from 25.13 billion in 2015-16 to 31.49 billion in 2020-21.
और पेंडेमिक के टाइम पर भी भारत ने काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट किया, राइट। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज यानी कि सामान, हाईएस्ट एवर अभी तक का, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक का आंकड़ा आप देखेंगे तो हमने $417 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए। और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $254 बिलियन के सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया डिस्पाइट पेंडेमिक। तो यहाँ पर क्लियर बेनिफिट्स हमें इसके नज़र आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020 जो है वो भी ये कहता है कि FTAs जो हैं, FTAs have worsened India's trade deficit with partners is a mercantilist way of evaluating the gains from the trade। कि एक नेगेटिव चीज़ है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि FTAs की वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा ख़राब हुआ है तो दैट्स नॉट ए राइट अप्रोच टू लुक एट द थिंग्स। FTAs से और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड टू क्रिएट मोर थिंग्स इन आवर कंट्री, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हों, मैनेजेबल ट्रांजिशन होना चाहिए, टैरिफ फेज आउट पीरियड, ये सारी चीज़ें छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बारीकी से हमें इनको डिज़ाइन करना होगा। इसमें नई नई चीज़ें जैसे कि स्नैप बैक मैकेनिज्म, सेपरेट एनेक्सेस, कार्व आउट्स, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड इक्विवेलेंस एग्रीमेंट्स नीड टू बी फुली एक्सप्लोर्ड। कि छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं बेसिकली आप यही समझ लीजिए कि छोटी बड़ी चीज़ों को हमें कैसा इम्पेक्ट आएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया जो है तो फिर ऑस्ट्रेलियन वाइन्स जो हैं तो वो अगर हम ऐसा ही इंपोर्ट करने देंगे तो फिर हमारे यहाँ पर के जो वाइन प्रोड्यूसर्स हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत अच्छी वाइन्स होती हैं उनकी कंपेयर टू इंडिया। तो उन सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन जो है वो भारत लगाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ के लोग जो हैं उनके बिज़नेस, हमारे छोटे बड़े बिजनेसेस या फिर हमारे किसान जो हैं तो उनके हित और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब काफ़ी टफ नेगोशिएशंस करके आपको चीज़ों को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इसके साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगा। और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उस हिसाब से हम और ज़्यादा चीज़ें पैदा कर पाएंगे, अच्छी अच्छी बेटर क्वालिटी की चीज़ें पैदा कर पाएंगे, जो हाई क्वालिटी स्टफ़ हैं उसको बना पाएंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिजिटल इंडिया, गति शक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी ये सारी स्कीम्स भी चल रही हैं ताकि हम अच्छी तरीके से ग्लोबल वैल्यू चेंज जो है तो उसमें हम एक अच्छा पार्ट बन जाए। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है तो इसने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी करने की कोशिश की है, स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएशंस कर सकें। और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मिलकर जो है वो हम स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं ताकि हम और अच्छी तरीके से FTAs का इस्तेमाल कर सकें। आइसोलेट रहना जो है वो भारत का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। 1991 के बाद तो हम ओपन इकोनॉमी हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा हमें ओपन रहने की ज़रूरत होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे एम्बिशियस टारगेट हैं कि हम 2047 तक एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ये सारे बड़े बड़े देशों के साथ और ज़्यादा बिजनेस जो है वो करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, राइट, तो फील फ्री टू send your queries in this email address and I'll see you soon, right? God bless you all. Jai Hind.